সম্পন্ন হল বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় হিন্দি উর্দু সাহিত্যের অন্যতম সফল দিকপাল লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদ। তিনি প্রকৃত অর্থে একজন কালজয়ী লেখক। যত দিন যায় তত তার প্রভাব যেন বাড়ে। ১৪৫তম জন্মদিবস পশ্চিমবঙ্গ জনবাদী লেখক সংঘের উদ্যোগে ৩১শে জুলাই বুধবার বিকেল ৩টায় কলকাতাস্থিত ৫৫ সূর্যসেন স্ট্রিট মুন্সী প্রেমচাঁদের ১৪৫তম জন্মজয়ন্তী উৎসব সংস্থার অফিস কক্ষে অ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ আহমেদের সভাপতিত্বে ও প্রফেসর অর্চনা পাণ্ডের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সবাই সংবর্ধিত হন বিশেষ অতিথি বাচিক শিল্পী প্রদীপ কুমার সেন ও সাংবাদিক তরুণ বিশ্বাস। প্রফেসর শান্তারাম, ডক্টর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর সুমিতা চট্টরাজ, প্রফেসর অনিশ আক্তার, ডক্টর বংশীধর শর্মা প্রমুখ। হিন্দি ও উর্দু প্রাবন্ধিক সাহিত্যিক লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদ, যার আসল নাম ধনপত রায় শ্রীবাস্তব, যিনি ৩১শে জুলাই ১৮৮০ সালে বারাণসীর নিকটবর্তী একটি গ্রামে লামহিতে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দু ও হিন্দি সাহিত্য তার অবদান চিরস্মরণীয়। ১৯৩৬ সালে নবগঠিত প্রগতিশীল লেখক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং নারী ও শ্রমিকদের নিয়ে সামাজিক চিন্তা চেতনায় কাজ করেছিলেন। সকলের প্রতি আমার অনুরোধ রইল, এই আজকের মতো অনুষ্ঠানগুলোর চিত্র ধারণ ও ভিডিও দেখতে আমার ইউটিউব চ্যানেল দ্য হিন্দু সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে আগামী দিন কিছু বলার জন্য উৎসাহিত করবেন। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर नूरुल इस्लाम, जो कि बांग्ला के लोक नाट्य के गवेषक हैं। डॉक्टर इस्लाम से मेरा आग्रह है कि वो प्रेमचंद के विषय में, या ये जो आज का विषय है संगोष्ठी का, उसके अपने कुछ शब्दों से हमें नुमाइश करें। हमारे आवाज ग्रुप पे आप आइए और स्थान ग्रहण कीजिए। और हमारे मंदिर में डॉक्टर नूरुल इस्लाम हैं और डॉक्टर बंशीधर जी हैं, विभिन्न प्रकार के शोषण की समस्या है और मानवता के हनन की समस्या है कि नीची जाति क्या है, इसलिए उसके साथ हम शारीरिक संपर्क रख सकते हैं, किसको विवाह है। इस तरह के जो संपर्क जो समाज में हमारे फैले हैं, तो कहते नहीं सब चीज़ें जो है ऐसे साहित्य है, किंतु उसमें हमको मेल करना है, हमको समाज के अंदर। ये साझा संस्कृति किसकी संस्कृति? मनुष्य की संस्कृति, आदमी की संस्कृति। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और आप उदार होकर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये साझा संस्कृति पेड़ पौधों में भी, जानवरों में भी, पशुओं में भी या बनाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेमचंद का जो साहित्य है, चाहे वो प्रेमाश्रम हो, चाहे गोदान हो, चाहे बूढ़ी काकी हो, या पूस की रात हो, या कफन हो, ये सारी तमाम रचनाएं उनकी साझे की संस्कृति हमें सिखाती है। अन्यथा भारतवर्ष को एक समग्र रूप में भारतवर्ष के मंगल की बात प्रेमचंद सोच ही नहीं सकते। सोचे इसलिए क्योंकि उनका मूल मकसद था पूरे बृहद परिदृश्य में जो है देश की भलाई, देश का हित। इसलिए वो बार बार साहित्य का उद्देश्य कहते हैं कि साहित्यकारों को इस तरह से लिखना चाहिए, साहित्य जो है जीवन की आलोचना है, बार बार कहते हैं। और इस तरह से वो जब साहित्यकारों को पाठ पढ़ाते हैं तो पाठक को भी उसी दिशा में ले जाते हैं। तो हम तो मनुष्य मनुष्य के समझ की बात कर रहे हैं। जब बारिश होती है और बाहर हम खड़े रहते हैं तो कोई ये नहीं देखता कि बगल में मुसलमान है कि हिंदू है कि कोई है, हम सबको बचना है। हम एक शेर ढूंढते हैं, एक सुरक्षित होनी चाहिए। तो हामिद जाके उस बचपन से ही एक बच्चा उस
देखता है अब नजदीक से कि उसकी दादी के हाथ चल रहे हैं, वो जाके चाय नहीं खरीदता है कोई खिलौना, बल्कि वो ले आता है एक चिमटा अपनी दादी के लिए। तो ये जो साझेदारी संस्कृति है, ये जो फीलिंग है, ये जो एक दादी के जो भावनाएं हैं दादी की, उसको समझना। तो भावनाएं अगर हम समझ न पाए, शेयर न कर पाए, तो साझे की संस्कृति में हम जा ही नहीं सकते। तो प्रेमचंद का जो साहित्य है वह ऐसा साहित्य है जो हमें बचपन से ही, मैंने ऐसे ऐसे चरित्रों का निर्माण प्रेमचंद करते हैं कि बचपन में ही किसको किस तरह से जो है साझेदारी की संस्कृति, साझे की संस्कृति सीखनी चाहिए या उसके भीतर पनपनी चाहिए, उसको हमें, उसका पाठ हमें देते हैं। तो इसके लिए आज के दिन খুব বিখ্যাত মানুষ, আপনারা তাকে চেনেন, তার বক্তব্য শুনেছেন সব জায়গায়, বিখ্যাত মানুষ। তামিল ভাষার কয়েকজনের নাম বললেন আজ থেকে 2500 বছর আগে, ঠিক সেই তাদের সঙ্গে তার লেখার যে মিল মাত্র 2 লাইনের মধ্য দিয়ে কি সুন্দর এবং সে যেটা বললেন আপনাদের কথার মধ্যে দিয়ে এলো, যে কোনো আক্রমণ এলে বা কোনো কিছু হলে ব্রাহ্মণরা তারা হচ্ছেন সমুদ্রগুপ্তের সেই কত আজ থেকে প্রায় 2000 প্রায় 1500 বছর আগে, 1400 বছর আগে, সেই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত তার সঙ্গে যে হুসেনের যে সম্পর্ক পারস্যের মধ্য দিয়ে, তার যে মা ईरानी कन्या, 2 कन्या, समग्रता को लेकर चल रहे थे, बहुत ही सरल, मतलब चाहे आप निचले स्तर पर चले जाइए, चाहे ऊंचाई पर चले जाइए, उनके अंदर जो गहराई थी, जो गहनता थी, जो गंभीरता थी, जो सरलता थी, उसका और कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिला। और सर भी जो बोल रहे थे बीच में कि धर्म के नाम पर इंसान से इंसान को लड़ाना, इससे घृणास्पद कोई कार्य नहीं होता। तो वो चीज़ प्रेमचंद जी से हम लोगों को सीखने को मिलता है। और कोई भी हो, सबको उन्होंने समवेत तरीके से সাহিত্য এবং এটা করতে পারেন প্রান্তদর্শীরা। অনেক দূর যারা দেখতে পান এরকম প্রান্তদর্শীরাই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। নজরুল সেদিন ছিলেন বোধহয় কামাল পাশা কবিতাটা আমি বলেছিলাম। এই কামাল পাশা কবিতাটা রচনা করছেন 1920 সালে। আর আমি যতটুকু গুগল থেকে পেয়েছি, আর কামাল পাশার দিকদের উপরে বিজয় প্রাপ্ত হচ্ছেন 1922 সালে। আমরা যদি বলি রাম রচনার আগে রামায়ণ হয়েছে, তার বাল্মীকি মুনি যদি क्रांतदर्शी হন, আমাদের नजरुल इस सभागार में 7 से 7 सुर बनता है, 7 से सप्त समुद्र का जितना हमारे जितना धन है सब सप्त समुद्र में है। और जितना ही रंग है, कलर है, वो सप्त कलर में है, 7 कलर वीडियो 7 कलर में है। आज का कार्यक्रम मैं सोचा उस सप्ताह में रह जाएगा, लेकिन जब आ गया तब हमें अष्ट सिद्धि मिल गया। नवनिधि सब धन वहाँ पे है, नवग्रह नवरत्न। मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं बोलूँ, नसान ने बोला, आप बांग्ला में बोलेंगे। हाँ बांग्ला में बोलिए। काम शुरू करते हैं। सभागार में जो उपस्थिति है वो बहुत नम है, बहुत कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी अनिल दत्तो साहब ने फैज का एक शेर जो सुनाया, तो फूल के धब्बे को मिटाने के लिए जो कितनी बरसात कभी किया उन्होंने, मैं समझता हूँ कि आज की जो बरसात है, ये बरसात भी एक अपना अधूरा काम जरूर पूरा करेगी। इस छोटे से पेशे के प्रवास से मैं तो साहित्यिक नहीं और हिसाब दिलाना ही रहता।
और ये काम मैं थोड़े मुस्तैदी और थोड़ी ताकत जितनी शायर लोग हासिल देख रहे हैं, जितनी शायरी को ब्रेन के रूप में, लेकिन लिखने पढ़ने का काम जो है बिल्कुल जो समाज के अंदर में जो हम लोग देखते हैं उसके आधार पर कुछ चीज़ें जो अनुभव करते हैं वो लिखने का काम जारी चलता है। तो उर्दू के अखबारों में एक आर्टिकल के रूप में एक किताब भी एक सामने से नहीं है